सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग क्यूआर सीरीज का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 में हम लोग गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायसराय, जितने भी भारत में वायसराय हुए हैं उनके बारे में। तो वायसराय एक हम लोग पढ़ चुके थे, लॉर्ड केनी, क्योंकि इन्हीं के समय में आया था 1858 का एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि जो भारत का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम चेंज होकर अब वायसराय हो गया। इसीलिए भारत के पहले वायसराय अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो हो जाएगा लॉर्ड केनिंग, या आपसे पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल तो वो भी हो जाएगा लॉर्ड केनिंग। तो ये लॉर्ड केनिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन से संबंधित एक ही चीज आपको याद रखना है, अम्ब्रेला अभियान। क्या याद रखना है? अम्ब्रेला अभियान। और ये अम्ब्रेला अभियान जो है नॉर्थ वेस्ट कबायलियों के दमन के लिए था। जो उत्तर पश्चिम में जो कबायली होते थे, कबायली जो वहाँ के लोकल होते थे, उनके दमन के लिए, नॉर्थ वेस्ट कबायलियों के दमन के लिए। तो सिर्फ एक ही चीज है लॉर्ड एल्गिन के बारे में पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं दूसरा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872। और इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने जनगणना स्टार्ट की 1872 में। 1872 में पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना स्टार्ट किया। ठीक है। अब देखिए, जनगणना अगर होगा कभी भी तो बिना स्टैटिस्टिक्स के हो नहीं सकता है, यानी कि डाटा चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा चाहिए आपको। ठीक है, डाटा चाहिए आपको। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स विभाग बनाइएगा जनगणना के लिए। तो इसी समय में क्या हुआ, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, यानी कि स्टैटिस्टिक्स सर्वे विभाग। ठीक है, सांख्यिकी, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। ठीक है, की स्थापना। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा कृषि विभाग की भी स्थापना होती है। कृषि विभाग की स्थापना। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक तो हो गया आपको सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, और एक हो गया आपका कृषि विभाग। और 1872 में पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना। ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं इसमें, इन्होंने दो कॉलेज स्थापना किया था। एक तो अजमेर में मेयो कॉलेज, और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज। यानी कि इन्होंने दो कॉलेज स्थापना किया। मेयो कॉलेज, ये जो मेयो कॉलेज है इन्हीं के नाम पर है। लॉर्ड मेयो इनका नाम है, इन्हीं के नाम पर मेयो कॉलेज है। तो मेयो कॉलेज है कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर में। तथा और राजकोट कॉलेज, और राजकोट कॉलेज है कहाँ? राजकोट कॉलेज है काठियावाड़ में, काठियावाड़ में, काठियावाड़ में। इनकी इन्होंने स्थापना की, स्थापना की। लेकिन इनका एक दुर्भाग्य था कि इनको एक अफगानी था जिसने अंडमान निकोबार में हत्या कर दी थी इनकी। तो इनकी हत्या किसने की थी वो भी लिख देते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी ने इनकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो यानी कि इनकी हत्या हो जाती है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगला हम लोग देखते हैं नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का अगर बात करें, इनका कार्यकाल है 1872 से 76, 1872 से 76। अब इस समय हम लोग देखते हैं क्या है, इसके समय में होता है कूका विद्रोह, दूसरा वाला। पहला वाला नहीं, कूका विद्रोह पहला वाला हुआ था किसके समय में? 1840 में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लेकिन जो दूसरा वाला विद्रोह है, कूका विद्रोह, ये कूका विद्रोह होता कहाँ है? पंजाब में। कूका विद्रोह हुआ कहाँ था? पंजाब में। और कब हुआ था? 1872 में। और करने वाले कौन थे कूका विद्रोह? दो भाई थे, बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह।
ये आपको याद रखना है। कूका विद्रोह पंजाब में, बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है, आगे आते हैं। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, ब्रह्म विवाह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट, यानी कि ब्रह्म विवाह, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह की स्थापना। स्थापना नहीं बोलेंगे, शुरू किया। ठीक है, शुरू किया। और कब शुरू किया, 1872 में। 1872 में, यानी कि नॉर्थ ग्रुप का अगर हम लोग बात करें तो कूका विद्रोह भी हुआ 1872 में, और नेटिव मैरिज एक्ट भी 1872 में। तो दोनों को याद रखना है, दोनों को याद रखना है। आगे आते हैं। अगला आते हैं लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन 1876 से 80। VVI मार दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके समय में दो तीन चीज ऐसा है जो बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछता है एग्जाम में आपसे। तो सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है, अकाल आयोग की रचना। अकाल आयोग, देखिए अकाल आयोग दो तीन बार आया है। ठीक है, अकाल आयोग ऐसा नहीं कि एक ही बार आया है। अकाल आयोग की स्थापना करते हैं लॉर्ड लीटन। लेकिन अकाल आयोग पहली बार जब आया वो 1878 में आया, लीटन के समय में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, एक बार दोबारा भी आया था अकाल आयोग, जो कि 1899 में आया था। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। और वो कौन लाया था, उस समय अध्यक्ष कौन बना था, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि अकाल आयोग की स्थापना 1878 में पहला अकाल आयोग है ना, इसको बोलते हैं प्रथम अकाल आयोग, तो रिचर्ड स्ट्रेची हो जाएगा, रिचर्ड स्ट्रेची। लेकिन 1899 में जो अकाल आयोग आया था वो मैकडोनाल्ड था। कौन था, मैकडोनाल्ड। लेकिन पहला वाला ज्यादा फेमस है, इसीलिए रिचर्ड स्ट्रेची का नाम जरूर याद रखना है। आगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनके समय में मतलब लागू हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट, ये एक्ट क्या, इसको बोलते थे मुंह बंद कर देने वाला एक्ट। और ये हुआ था 1878 में। यानी कि आप अगर कुछ भी चीज सरकार के अगेंस्ट में छापते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसा कोई लैंग्वेज में आप नहीं छाप सकते हैं जो सरकार को समझ में ना आए। ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम। मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम, इसको बोलते हैं मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम एक्ट। इसके बाद एक और फेमस है जो कि लॉर्ड लीटन के समय आया था, सबसे पहले आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, और ये आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 में। यानी कि देखिए 1878 कितना फेमस हो गया आपका, 1878 में हो गया आपका अकाल आयोग की स्थापना, 1878 में हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1878 में ही हो गया आपका आर्म्स एक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए एक साल पहले जाते हैं, 1878 के एक साल पहले तो प्रथम दिल्ली दरबार लगता है। फर्स्ट दिल्ली दरबार, एक बार दिल्ली दरबार लगा था आपका 1911 में, जिस समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो वही पहला बार जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें रानी विक्टोरिया जो है उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो वही दिल्ली दरबार की बात करें, पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, जिसमें किसको, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, देखिए सम्राट बोलते हैं पुरुष को, और महिला को बोलते हैं साम्राज्ञी, है ना। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, और उसके अलावा महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई, उपाधि दी गई। यानी कि यहाँ पर फेमस क्या हो जाता है, पहला दिल्ली दरबार कब, 1877, और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बोले और केसरे हिंद की उपाधि दिए। ये दोनों फेमस हो जाता है हमारा। आगे आते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले सिविल सेवा जो होता था, जो कंपटीशन स्टार्ट होता सिविल सेवा का प्रतियोगिता, उसमें मिनिमम एज रखा गया था 21 साल। यानी कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए तभी आप सिविल सेवा की प्रतियोगिता दे सकते हैं। लेकिन उसका उम्र घटाकर अब 19 साल कर दिया गया है। यानी कि सिविल सेवा प्रतियोगिता की उम्र, इसकी उम्र जो है कितना कर दिया गया,
21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कर दी गई। ठीक है। इसके बाद आपको और क्या रखना है कि हम बताए थे आंग्ल अफगान युद्ध, है ना, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसके समय में। पहला आंग्ल अफगान युद्ध अगर हम आपको कल बताए थे तो आपको याद रखना है 1839 से 42, 1839 से 42, जिसमें कोई डिसीजन नहीं होता, अनिर्णित, इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, कौन जीता, अंग्रेज जीता कि अफगान जीता, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80, और इस समय में आपका अंग्रेज जीत जाते हैं, क्योंकि वो लोग लाते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, और इसी फॉरवर्ड पॉलिसी के चलते वो लोग अफगानों से जीत जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा यानी कि सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध होता है, अफगान युद्ध। और ये दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में होता है, ये होता है 1878 से 80। और ये देखिए 1878 से 80 किसका कार्यकाल है, लॉर्ड लीटन का, लॉर्ड लीटन का। और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो यूज क्या करते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, अगला लॉर्ड रिपन 1880 से 1880, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं भारत के लिए। तो लॉर्ड रिपन का अगर हम लोग बात करें तो इनको आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्थानीय शासन कब स्टार्ट किया था, 1882 में, 1882 में। इसलिए इनको स्थानीय शासन का जनक, स्वशासन भी कहीं कहीं बोलता है, स्थानीय स्वशासन, है ना। तो 1882 हो जाता है। अब एक चीज और देखिएगा, लॉर्ड मेयो जब आप पढ़ रहे थे तो आप देखे थे 1872 में पहली बार जनगणना ये किए थे लॉर्ड मेयो, लेकिन ये जनगणना नियमित नहीं थी, रेगुलर नहीं थी। लेकिन रेगुलर 10 साल पे जो जनगणना स्टार्ट करने वाला अगर बोले तो वो है रिपन, यानी कि 1881 से इन्होंने क्या स्टार्ट किया, नियमित रूप से जनगणना शुरू किया, नियमित रूप से जनगणना शुरू किया, नियमित रूप से जनगणना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है, उसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन ने स्टार्ट किया था उसको समाप्त कर दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। देखिए सारा काम ये अच्छा कर रहा है, बंद कर देने वाला एक्ट को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया, 1881। यानी कि आप समझिए 1881 में नियमित रूप से जनगणना भी स्टार्ट किया, और 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी ये समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। ठीक है। देखिए आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक है हंटर कमीशन, एक है हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है आयोग, वो आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था हंटर आयोग। लेकिन यहाँ पर जो हंटर आयोग है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी कि वो हंटर आयोग अलग है, ये हंटर आयोग ये अलग है। और ये हंटर आयोग कब आता है, 1882 में, 1882 में। ठीक है। अगला, अगला अगर हम लोग बात करें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको क्या बोलती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोलती है कि लॉर्ड रिपन जो है हमारे देश में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको भारत का उद्धारक कहा था उन्होंने। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ही नाम है लेडी, लेडी विद द लैम्प, इन्हीं को बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। क्या बोलते हैं, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, लेडी विद द लैम्प। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्होंने ने क्या कहा इनको, भारत का उद्धारक, लॉर्ड रिपन को, है ना, भारत का उद्धारक कहा, उद्धारक कहा, यानी कि भारत का भलाई करने वाला, भारत का उद्धारक, क्योंकि सारा काम ये बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, क्या कहा कि जितने भी वायसराय हैं उसमें ये सबसे ज्यादा फेमस है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की नींव रखी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने। तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय
याद रखना आपको। इनको महामना की उपाधि दी गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा गया था, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड रिपन को सभी भारतीय वायसरायों में सर्वाधिक लोकप्रिय कहा। भारतीय वायसरायों में सर्वाधिक लोकप्रिय कहा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय इसी को कहा, लोकप्रिय कहा है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय इसे ही कहा है। और इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं, सिविल सेवा का जो एज था 21 से घटाकर 19 कर दिया था। नहीं, 21 साल ठीक है। सिविल सेवा की उम्र 19 साल बहुत कम हो जाती है, लोगों को कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कुछ तजुर्बा भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सिविल सेवा की उम्र बढ़ा दी, सेवा की उम्र बढ़ाकर बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दी, 21 वर्ष कर दी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 19 से 21 कर दी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इनके समय में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम आया। और ये प्रथम कारखाना अधिनियम एक्ट जो है, फैक्ट्री एक्ट, कब आया था, 1881 ईस्वी में। और इसमें क्या था, इसमें 7 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने से मना किया था। यानी कि इन्होंने क्या कहा था, 7 ईयर से कम कम उम्र के बच्चे को काम न करना, काम न करना, कहाँ, फैक्ट्री में काम नहीं करना, मना किया था इन्होंने। और क्या किया इन्होंने, इल्बर्ट, इनके समय में ही आया था इल्बर्ट बिल विवाद, है ना, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद था क्या, इल्बर्ट बिल जैसे क्या था कि अंग्रेज जो है, कोई अंग्रेज जज है, तो वो भारतीय का केस लड़ सकते हैं, मतलब कि उनका केस का मतलब मुकदमा में कोई रिजल्ट दे सकते हैं, कोई फैसला सुना सकते हैं। लेकिन कोई अंग्रेज पे अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो भारतीय जज उसको सजा नहीं दे सकते हैं। भाई इसी पे विवाद था, इल्बर्ट विवाद तो यही था। तो ये न्यायिक समानता की बात करता है, किसकी बात करता है, न्यायिक समानता की, ठीक है। और ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ कब था, 2 फरवरी 1983। आपको ईयर याद रखना है, डेट याद रखे चाहे नहीं रखे, ईयर आपको जरूर याद रखना है। 1983 में आया था इल्बर्ट बिल विवाद। तो यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन एकदम डफर था, है ना, कांग्रेस का स्थापना किया था ही 1884 से 85 में, है ना। तो लॉर्ड डफरिन का एक ही चीज याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब, 1885 ईस्वी में, ठीक है। और आप हमको कमेंट करके बताइएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था, तो पहला अध्यक्ष कौन था और पहला महासचिव कौन था, दोनों बताइएगा, पहला अध्यक्ष और पहला महासचिव, ठीक है। और इनके समय में लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था, बर्मा का विलय हुआ था, बर्मा का विलय, अंग्रेजों ने बर्मा का विलय कर लिया था। कब किया था, 1886, 1886 में। ये हो गया 1885, ये हो गया 1886, दोनों याद रखना है। आगे आते हैं, लॉर्ड लेंस डाउन। लॉर्ड लेंस डाउन जो है, ये दो चीज के लिए फेमस थे। पहला तो था बाल विवाह, बाल विवाह के लिए इन्होंने मिनिमम एज तय कर दिया गया, मिनिमम एज तय किया था। और वो मिनिमम एज होना चाहिए 12 साल। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मिनिमम एज 12 साल होना चाहिए, 12 साल से कम आप 8 साल में शादी कर दे रहे हैं। भारत में इतना भी खराब कंडीशन था कि 12 साल से भी कम उम्र का बच्चा लोग का शादी हो जाता था। इन्होंने मिनिमम एज बोला कि नहीं, 12 साल मिनिमम एज होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, कंसेंट एक्ट इसी को बोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, और इनके समय क्या हुआ था, डूरंड आयोग आया था, डूरंड आयोग। हम लोग पढ़े थे डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये डूरंड आयोग जो है, ये आपका 1893 में आता है, 1893 में। और यही करता है क्या, भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है, भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण, की सीमा का निर्धारण, ठीक है। और ये आपसे पूछ देगा डूरंड आयोग कब आया था, तो 1893 में आया था, 1893 में आया था। आगे लॉर्ड कर्जन का बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन बहुत ही फेमस, बहुत फेमस, ठीक है। फूट डालो और राज करो, इन्हीं का फेमस है। फूट डालो और राज करो, इसी का ये था, फंडा था, यही स्टार्ट किया था, फूट डालो और राज करो। मतलब दो राजा है, दोनों राजा में लड़वा दो,
फूट डालो और राज करो। ठीक है। और इनको गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इनको बोले हैं आधुनिक भारत का औरंगजेब। क्या बोले हैं? आधुनिक भारत का औरंगजेब। आधुनिक भारत का औरंगजेब। और ये आधुनिक भारत का औरंगजेब कौन बोले हैं? ये बोलने वाले हैं गोखले। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके लिए फेमस क्या है? इनकी जीवनी, लॉर्ड कर्जन की जीवनी किसने लिखी थी? जीवनी लिखी गई थी, लॉर्ड कर्जन की जीवनी रोनाल्ड्स के द्वारा। रोनाल्ड्स के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, रोनाल्ड्स। ये फेमस है, इन्होंने लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखी थी। चलिए, और इनके समय में फेमस चीज पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ फेमस चीज है जो बहुत आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इनके समय पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। पुलिस आयोग की स्थापना, लेकिन किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। फ्रेजर की अध्यक्षता में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि पुलिस आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिंचाई आयोग की स्थापना। सिंचाई आयोग। ठीक है। सिंचाई आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? मानक्रिक। मानक्रिक की अध्यक्षता में। मानक्रिक की अध्यक्षता में। ठीक है। ये भी आपको याद रखना, सिंचाई आयोग की स्थापना मानक्रिक की अध्यक्षता में। अगला है आपसे रेलवे आयोग। ठीक है। रेलवे आयोग की स्थापना। रेलवे आयोग, देखिए रेलवे आयोग बनता है 1901 में। 1901 में। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉबर्टसन। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में। तो रेलवे आयोग थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रेलवे आयोग है और रेलवे बोर्ड, दोनों में अंतर है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। 1905 में। तो यहाँ आपको याद रखना, 1905 में। आगे आप देखिए, आगे आप देख लीजिए। अ, अकाल आयोग, हम बताए थे अकाल आयोग जो पहला था वो रिचर्ड स्ट्रेटजी। लेकिन अकाल आयोग जो है आपका 1899 में भी होता है। अकाल आयोग 1899 वाला, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? एंथोनी मैकडोनाल्ड। एंथोनी मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा पहला अकाल आयोग, इसमें अगर फर्स्ट लगा देगा तो उसमें अध्यक्ष कौन था? कब हुआ था? 1878 में हुआ था। रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची। और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अकाल आयोग भी हमारा हो गया। और हम लोग देखते हैं पुरातत्व विभाग की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। पुरातत्व विभाग की स्थापना, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। कब होता है? 1904 में। 1904 में। ये भी आपको लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसके बाद सबसे मेन चीज, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन 1905 फेमस है। जाते जाते फूट डाल ही दिया। 1905। और डेट भी आपको याद रखना, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर फेमस है इसीलिए, देखिए 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन का डेट रखा गया था। इसीलिए 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? रक्षाबंधन दिवस मनाया। रक्षाबंधन दिवस मनाया, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई। ठीक है। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1905 में। 1905 में। ईयर आपको याद रखना है, ईयर भूलना नहीं है। अब पहली बार जाति आधारित जनगणना 1901 में। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट बार जाति आधारित जनगणना। और ये कब होगा?
1901 में, 1901 में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1901 में। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अगला जो हमारे वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो वन थे पहले। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन के समय में क्या फेमस था? लॉर्ड मिंटो वन नहीं थे, अर्ल ऑफ मिंटो थे। उनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ। तो ये जो है 1905 से 10 में आते हैं और ये भी काफी फेमस है। मार्ले मिंटो सुधार इन्हीं समय में हुआ था, है ना, 1909। तो इसके समय में आप समझ लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 में, 1906 में हुई थी। दो दो लोग किए थे, आगा खां सलीमुल्लाह खां। कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां, इस दोनों का नाम याद रखना है। 1906 आगा खां सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर शायद ढाका था। आप लोग कमेंट कीजिएगा मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर था, हम भूल रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से ढाका था, आप लोग बताइएगा कहाँ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का अगर बात करें तो ये बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया था 16 अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल का विभाजन, इसमें एक ईस्ट बंगाल बन रहा था जो कि अभी बांग्लादेश है, और एक वेस्ट बंगाल जो अभी भारत में है। तो दो बांग्लादेश को दो पार्ट में डिवाइड करने का डिसीजन था। तो इसी बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में, यानी कि इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। डेट आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का मकसद ये था कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, सिर्फ स्वदेशी चीजों को यूज करेंगे, और जितना भी विदेशी कपड़ा वगैरह था, जितना भी चीज था, उसको जला दिया जा रहा था। तो ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1906, 7 अगस्त 1906। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि 7 अगस्त 1906 में भारतीय चीजों को अपनाया जाने लगा, भारतीय चीजों को मतलब कि बढ़ावा दिया जाने लगा, स्वदेशी चीजों को, इसीलिए 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस। ठीक है, इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। और देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार हुआ कब हुआ? 1909 में। और इसमें क्या किया? जैसे पहले चुनाव होता था, तो चुनाव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक साथ चुनाव होता था। लेकिन यहाँ पे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का घोषणा हुआ, कि मतलब बोला कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होगा, है ना। तो इसमें क्या घोषणा हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने की बात की गई। ठीक है, मार्ले मिंटो, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद मिंटो के समय और क्या होता है? सूरत अधिवेशन, है ना, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इसी समय में होता है। सूरत अधिवेशन था क्या? कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था 1901 में, 1907 में। ठीक है, 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। और ये फेमस क्यों है? इसमें जो गरम दल और नरम दल हैं, यानी कि जो गरम दल किसको बोलते हैं? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल को बोलते थे गरम दल, यानी कि ये लोग मार काट में विश्वास रखते थे। शांति से कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमको लड़ाई पे ही डिसीजन लेना है। अगर लड़ना पड़े, अगर हम लोग को स्वराज की प्राप्ति के लिए, तो लड़ेंगे। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया, वो लोग अलग हो गए। यानी कि गरम दल और नरम दल अब एक दूसरे का सूरत नहीं देखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। गरम दल और नरम दल अब एक दूसरे का सूरत नहीं देखेंगे। तो सूरत अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस के गरम नरम दल में विभाजन। गरम नरम दल में विभाजन। विभाजन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला। समाचार पत्र अधिनियम आया था इस समय। समाचार पत्र अधिनियम। और कब आया था समाचार पत्र अधिनियम? 1908 में। 1908 में, ये भी आपको याद रखना है। और क्या हुआ था? मुस्लिम लीग जो है वो अपना पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 में उसको पृथक निर्वाचक मंडल का मांग एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन मांग कब किया था? मांग किया था 1908 में, अमृतसर अधिवेशन, याद रखिएगा। तो निर्वाचक मंडल का ये लोग मांग कब किया था मुस्लिम लीग?
मांग किया था 1908, एक साल पहले। कौन सा अधिवेशन में? अमृतसर। मुस्लिम लोग का अलग अधिवेशन चलता था, अमृतसर अधिवेशन। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, निर्वाचक मंडल की मांग। और ये कब हुआ था? 1908 में, अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन 1908 में। ठीक है, और हम लोग देखते हैं आगे। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग टू, इनका कार्यकाल था 1910 से 16, 1910 से 16। देखिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ बहुत अच्छा अच्छा चीज देखते हैं। इन्हीं के समय में 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर, डेट याद रखिएगा एकदम, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है। 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, जिसमें रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर दिल्ली दरबार लगता है 12 दिसंबर 1911 को। और इसमें क्या हुआ था? कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, यानी कि दिल्ली राजधानी घोषित, घोषित किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको फंसाता कैसे है? आपसे पूछेगा दिल्ली राजधानी कब घोषणा हुआ? घोषणा हुआ 12 दिसंबर 1911, आंसर आपको मारना 1911। लेकिन दिल्ली राजधानी बना कब? ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बना, दिल्ली राजधानी बना। तो यहाँ पे एग्जाम में 1911 और 12 में कंफ्यूजन हो जाता है, ये कंफ्यूजन कभी नहीं करना है। अगर वो पूछे कब घोषणा हुआ दिल्ली राजधानी, बोला आदमी कि दिल्ली राजधानी कब बनेगा, तो 1911 में। लेकिन बना कब? एक्चुअली बना कब? 1912 में। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और देख लीजिएगा, जो दिल्ली दरबार जो लगा था, उसमें किसका स्वागत करने के लिए? जॉर्ज पंचम, है ना, जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी, विलियम मैरी का स्वागत में, के स्वागत में। ठीक है, और आगे आते हैं। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन होता है, इस इन्हीं के स्वागत में कलकत्ता अधिवेशन किया जाता है। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी जो आ रहे थे, इनके स्वागत में कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और ये कब होता है? 1911 में ही होता है। और इसमें क्या किया जाता है? जनगण मन, जन गण मन गाया जाता है। आपसे पूछेगा जन गण मन जो है कब गाया गया? 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में। यानी कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाना गाया गया। जनगण मन गाना जो गाया गया, इसका टाइटल क्या था? भारत भाग्य विधाता शीर्षक था इसका, भारत भाग्य विधाता। ये भारत भाग्य विधाता इसका शीर्षक था। ठीक है, उसका उस शीर्षक में एक लाइन था जनगण मन, वो जो गाया गया स्वागत में। ठीक है, और जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, उसमें अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? कांग्रेस का अध्यक्ष था विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, विशन नारायण धर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। और जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, इसमें तो देखिए दिल्ली को राजधानी तो घोषित किया ही किया, लेकिन जो बंगाल का विभाजन का रखा गया था बात, उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, इसके बाद इसी के समय में होता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र। ठीक है, और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, वो आप हमको कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वर्साई की संधि, सॉरी बोल ही दिया, वर्साई की संधि से समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जिस संधि से समाप्त हुआ था, उसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज उसमें बो दिया गया था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ, उसमें एक ट्रीटी हुआ, वर्साई की संधि,
वर्साई की ट्रीटी ऑफ वर्साई, और उसी ट्रीटी में सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज बो दिया गया। इतना जर्मनी पर बोझ लाद दिया गया, जितना खर्चा हुआ सब जर्मनी पर, कि जर्मनी जो है, हिटलर उसी समय एक तानाशाह हिटलर का जन्म होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध वाला बात। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब स्टार्ट हुआ? 1914 से 1918, यानी कि 28 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है। और 18 में कब, वो याद नहीं रखना है, खाली 28 जुलाई 1914 स्टार्ट होता है, 18 में कब है वो नहीं याद रखना। इसके बाद याद रखिए, इसके समय में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। और इस गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी, ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? यूएसए में। ठीक है, 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कब हुई थी? 1913 में। अब किसके द्वारा हुई थी? तो 3 आदमी का नाम आपको याद रखना है। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। प्लस सोहन सिंह भाकना, फेमस, एकदम फेमस, सोहन सिंह भाकना। और थर्ड पर्सन का नाम है करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। इस तीनों का नाम आपको याद रखना है, गदर पार्टी से संबंधित। गदर पार्टी जो है, ये सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्टार्ट किया गया, 3 आदमी के द्वारा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा। आगे आते हैं। अगला जो है, इसी के समय, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इन्हीं के समय में हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनाई। यानी कि पहले एक संस्था था हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा। तो इस हिंदू महासभा को कन्वर्ट कर दिया बीएचयू को मदन मोहन मालवीय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनाया, बनाया, ठीक है। और कब बनाया? 1916 में, 1916 में, ये भी आपको याद रखना। बीएचयू कब बना? 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और कौन सा उसका पुराना सब महासभा का नाम था? हिंदू महासभा। और देखिए 1913 क्यों फेमस है? 1913 फेमस है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था पहली बार। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। और याद रखिएगा, ये जो किसी सब्जेक्ट के लिए, अगर किसी बुक के लिए हम नोबेल प्राइज देते हैं, तो वो होता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है। चलिए आगे आते हैं। अगला जो हमारे वायसराय हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, इनके बारे में देखते हैं। तो 1917 में, इनके समय में डी के कर्वे, कौन थे? डी के कर्वे ने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। और क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन, ठीक है। उसके बाद इसी समय होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू, और इसको मिटा के ही लिख देता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, ये होता है 1919 में। जैसे 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार, उसी तरह उसके 10 साल बाद 1919 में होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये याद रखिएगा, इस सुधार में आपको, जैसे वहां पर मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया था, यहाँ पर सिखों के लिए दिया था, सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दी गई, ठीक है। और देखिए, और इसी समय में 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट, क्या आता है? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आता है। और
रॉलेट एक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून, काला कानून बोलते हैं। और 1919 में ही आता है आपको खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, आंदोलन। ठीक है, 1920 में आता है आपको असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में क्या आता है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और क्या है फेमस, 1917 में आता है आपको सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन की स्थापना होती है। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी होती है, साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। तो बहुत सारा चीज है, अब बताने लगेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। तो आप कुछ कुछ चीज याद कर लीजिए, 1919, 1920, 1919, 1917, ये सब सारा डेट 1917, डीके करवे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल है 1921 से 1926। तो चलिए लॉर्ड रीडिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग जो है वो क्या क्या चीज किए हैं। सबसे पहले तो ये एकमात्र यहूदी वायसराय है, यानी कि ये ऐसे वायसराय है जो यहूदी। ठीक है, इनको ऐसा लिख दीजिए, एकमात्र यहूदी वायसराय, यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय है। और अगर बात करें तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, एकवर्ट समिति, इनके समय में आया था एकवर्ट समिति। और ये एकवर्ट समिति कब आया था, 1924 में आया था। आखिर ये है क्या एकवर्ट समिति, एकवर्ट समिति क्या है, ये रेल बजट को आम बजट से अलग करता है। ये क्या करता है, पहले रेल बजट और आम बजट साथ में निकलता था, फिर क्या किया, रेल बजट को अलग कर दिया, रेल बजट अलग निकलेगा और नॉर्मल जो बजट होगा वो अलग निकलेगा। रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि 2017 में एक समिति आई थी, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति। यहाँ पे फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। ठीक है, रेल बजट और आम बजट जो है उसको एक कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। 2017 में आया था एक वर्ष, 2017 में आया था विवेक देवराय समिति। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरल में, केरल में हुआ था 1921 में, केरल में। कौन थे करने वाले, अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। नाम याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछता है आपसे, अली मुस्लियार। आगे देखिए, 1921 में एक चीज और फेमस था, एम एन रॉय जो है साम्यवादी दल का गठन किए थे 1921 में। एम एन रॉय याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, एम एन रॉय ने साम्यवादी दल का गठन किया, साम्यवादी दल का गठन किया, गठन किया 1921 में। एम एन रॉय, साम्यवादी दल, याद रखना है। आगे 1921 में एक चीज और होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आते हैं, लेकिन उनका खूब बहिष्कार किया जाता है। 1921 में क्या होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, भारत आगमन। लेकिन इनका क्या होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार होता है, भारत में इनका बहिष्कार किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। आगे बढ़ते हैं, अगला इससे और रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा कांड। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए एक इन्होंने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने। तो 4 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा कांड। गांधी जी जो है 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन, क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन में वो यही बोले थे कि हम लोग देश को आज़ादी लेंगे अहिंसा के बल पर। ठीक है, अहिंसा के बल पर, यानी कि कहीं भी हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। उसी क्रम में 4 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड। तो गांधी जी बोलते हैं कि हमने तो कसम खाई थी कि अहिंसा करेंगे, तुमने पुलिस स्टेशन जला दिया, अब हम असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लेते हैं गांधी जी,
4 फरवरी को हुआ चौरी चौरा कांड, 12 फरवरी को। देख लीजिएगा, वो डेट हम थोड़ा सा डाउट में है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी। असहयोग आंदोलन वापस वापस ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, और क्या है इससे रिलेटेड? हाँ, स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। 1923 में। और फेमस समझिए, 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन कौन करते हैं? 2 लोग करते हैं, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और चित्तरंजन दास, CR दास। चित्तरंजन दास, तो ये याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब आपको दोनों का कांग्रेस अधिवेशन भी याद रखना है। मोतीलाल नेहरू कब कांग्रेस अधिवेशन में थे? 1919 का कांग्रेस अधिवेशन में थे। ठीक है, 1919। और चित्तरंजन दास 1922 गया अधिवेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बिहार में हुआ है, 1922 का गया अधिवेशन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को होता है काकोरी कांड। काकोरी कांड, इसमें क्या होता है? कोई डाउन ट्रेन रहता है, उस ट्रेन का नाम हम भूल गए हैं। कोई डाउन ट्रेन रहता है, उस ट्रेन से हथियार लूट लेता है। इसमें चंद्रशेखर आजाद और कुछ लोग रहते हैं उसमें, जिनको एक तो इसको फांसी भी होती है इसमें, काकोरी कांड के चक्कर में। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, काकोरी कांड से कौन कौन रिलेटेड थे, उसका नाम पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों द्वारा पकड़े नहीं गए। उन्होंने, जब उनको लगा कि हम पकड़ा जाएंगे, उनके बंदूक में आखिरी गोली बची हुई थी, उन्होंने अपने आप को मार लिया। यानी कि वो स्वाभिमानी थे, वो अंग्रेजों के हाथ में मरना नहीं चाहते थे। आगे देखिए, अगला क्या है? 1921 में विश्व भारती का स्थापना किया जाता है। 1921 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को शॉर्टकट में भी लिखते हैं हम, है ना? विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्व भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता में 1921 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931। इसके समय में आपको बहुत सारा चीज है जो याद रखना है। अगर अभी याद कर लीजिएगा तो बाद में जब हिस्ट्री पढ़िएगा उस समय आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है 1928 में। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा 7 आदमी थे। ठीक है, सातों के सातों अंग्रेज, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको श्वेत कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत कमीशन। और इसमें क्या था? 7 के 7 आदमी अंग्रेज थे। याद रखिए, इसमें 7 मेंबर थे, सातों अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 1928। और क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। कब? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। 1928 में, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन दे देगा, मोतीलाल नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 90% आदमी जवाहरलाल मार देगा, आपको गलत। मोतीलाल सही आंसर है, जवाहरलाल गलत है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। आगे आते हैं, शारदा एक्ट। अगला है हमारा शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 में आता है। और इस एक्ट की खासियत क्या है? इसमें पुरुष के लिए जो शादी का एज है वो 18 साल तय किया जाता है, और महिला के लिए शादी का एज 14 साल तय किया जाता है। यानी कि जो पहले जो ब्रह्म विवाह हुआ था जिसमें 12 साल रखा गया था, उससे बढ़ा पुरुष का एज रख दिया 18 साल, महिला का एज 14 साल। यानी कि अब लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, लोग, पहले बच्चे में शादी होता था, पता नहीं चलता था कि उसका शादी हुआ, ससुराल में जाके खेलती थी लड़की लोग। चलिए आते हैं, अब इसके समय में देखिए आपको गोलमेज सम्मेलन को भी याद रखना है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 जो है, 1930 इनके समय में हुआ, लेकिन दूसरा नहीं हुआ। याद रखिएगा, दूसरा जब तक हुआ था 31 में, तब तक ये हट गए थे। तो सिर्फ और सिर्फ पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है। अब पहला गोलमेज सम्मेलन होने के बाद, ठीक है, इनका गांधी इरविन समझौता भी हुआ। देखिए, तो 12 नवंबर, देखिए 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 19 को होता है पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन।
ठीक है, 12 नवंबर 1930 को होता है। और आपको क्या याद रखना है कि 1926, और देखिए इसके जस्ट बाद पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेता है। तो कांग्रेस को भाग लेने के लिए इरविन जो है गांधी जी से समझौता करते हैं, तो वो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। 4 मार्च 1931, 1931, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता में क्या होता है कि इरविन जी बोलते हैं गांधी से कि जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जो होता है, उसमें आप लोग आइए और कांग्रेस को भाग लीजिए। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को इनवाइट करते हैं। गांधी जी बोलते हैं हम लोग जाएंगे तो हम लोग को क्या फायदा होगा। तो इरविन जी बोलते हैं कि आपके जो कैदी है उसको रिहा कर देंगे, रिहा कर देंगे कैदी को। लेकिन कौन से कैदी को? ऐसे कैदी जिन पर कोई बहुत बड़ा आरोप ना हो, बहुत बड़ा जिस पे जुल्म ना हो। तो याद रखिएगा छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि बड़े बड़े कैदियों को माफ नहीं करेंगे। तो इसी कारण ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माफ नहीं करा पाए, जिसके चलते इनका गांधी जी का खूब बदनामी होता है। याद रखिएगा 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी को डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि हमारे सारे कैदी रिहा होने चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पाए। और 4 मार्च के बाद आता है 23 मार्च 1931, ठीक है, शहीद दिवस। 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी दी गई, फांसी दी गई। ठीक है, आगे आते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। आगे है 1926 में एक दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था। 1926 में, 1926 में दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था, असेंबली में बम फेंका गया था। और इस बम फेंकने में जो फेमस आदमी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त, ये आपको याद है, बटुकेश्वर दत्त। और दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था कब? 1926 में, 1926 में। आगे आते हैं अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही परिणाम था क्या? दांडी मार्च। दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक चला था? साबरमती आश्रम जो है गुजरात में, वहां से लेकर दांडी तक। कब से कब तक चला था? कमेंट कीजिएगा कब से कब तक चला था। ठीक है, डेट आप हमको कमेंट कीजिएगा कब से कब तक चला था, और इसमें कितना आदमी भाग लिया था, कितना आदमी भाग लिया था। ठीक है, और इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना, पता है ना, पेरिस के एल्बा मार्च, है ना, और आपका रोम में किसी का, मुसोलिनी का रोम मार्च, ऐसे करके ये तुलना किया गया। तो वो आप कमेंट कीजिएगा हमको कि दांडी मार्च का तुलना किससे किया गया था। एक तो डेट आपको मारना है, दांडी मार्च कब से कब तक, कितने अनुयायी इसमें भाग लिए थे, ठीक है, और इसकी तुलना किससे की गई थी। अगला है हम लोग का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, 1929 में। ठीक है, और ये पूर्ण स्वराज की बात करता है। यानी कि लाहौर अधिवेशन में ये बोल दिया गया था कि आप लोग 31 दिसंबर तक अगर मेरा बात नहीं मानते हैं तो हम अपने देश को पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। और पूर्ण स्वराज जो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इसको 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि वो 26 जनवरी 1930 में जो जवाहरलाल नेहरू जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए थे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए थे, उस डेट को याद रखने के लिए, उस डेट को याद रखने के लिए। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही संविधान बन गया था, लेकिन 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया। यही रीजन है, इसलिए आप याद रखिएगा 1929 में जो लाहौर अधिवेशन है वो संबंधित है पूर्ण स्वराज से। और इसमें कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष?
अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 36। लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन का अगर हम लोग बात करें तो ये सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में थे। सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? 1931। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। ठीक है, पहला तो पढ़ ही लिया 1930, यानी कि पहला हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। अच्छा, आपको कमेंट करना है दो आदमी का नाम जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। पहला आदमी तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा आदमी का नाम आपको कमेंट करना है। चलिए आगे आते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन का अगला चीज है, हाँ, इन्हीं के समय में सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। सांप्रदायिक पुरस्कार, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैकडोनाल्ड पंचाट, मैकडोनाल्ड पंचाट। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1932 में। 1932 में, यानी कि थर्ड राउंड टेबल हुआ था ना, थर्ड राउंड टेबल, इसके बाद, थर्ड राउंड टेबल के बाद ये हुआ था 1932 में। ठीक है, और इसमें क्या मांग किया गया था? दलितों के लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किए थे। याद रखिए कि यही इसी के लिए इसी का मांग करने के लिए भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये दलितों के को विशेष स्थान दिलाने के लिए भाग लेते हैं। और इसीलिए याद रखिएगा, इनका बात सुन लिया जाता है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। और इसीलिए 1932 में सांप्रदायिक पंचायत स्टार्ट किया जाता है, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। और पढ़ते हैं क्या? इन्हीं के समय में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून की स्थापना हुई थी। देहरादून की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी? 1932 में ही। यानी कि IMA देहरादून की स्थापना हुई थी 1932 में। किसके समय में? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। कब से कब तक थे? 1931 से 36 तक थे। आगे बात करते हैं। हाँ, इनके समय में भारत सरकार अधिनियम आया। भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी को बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो है, कहा जाता है कि हमारे संविधान में, आप जैसे पढ़े होंगे, आप ये पढ़े होंगे कि हम लोग का जो DPSP है कहाँ से लिया गया, हम लोग में आपका एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, हम लोग में आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया, प्रेसिडेंट का चुनाव कहाँ से लिया गया। लेकिन आप समझिएगा, जितना भी चीज लिया गया उसमें से सबसे ज्यादा चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। आप वो कमेंट करके बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इसमें आपका 3 सूची थी, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप हमको कमेंट करके बताइए, संघ सूची कितना था, राज्य सूची कितना था, समवर्ती सूची कितना था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BSSC CGL मेंस एग्जाम में। मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसको कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये, इसमें ही याद कीजिएगा, बर्मा को अलग किया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत से अलग किया गया था। बर्मा यानी कि म्यांमार, बर्मा यानी कि म्यांमार। और हम लोग बात करते हैं, और इसमें क्या था? गांधी जी जो है वो हरिजन सेवक संघ का स्थापना करते हैं। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना करते हैं कब? 1932 में। कौन करते हैं? महात्मा गांधी, बापू मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और अगर बात करें, गांधी जी एक पत्रिका भी जारी करते हैं जिसको बोलते हैं हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका। और ये पत्रिका जस्ट 1 साल बाद, यानी कि 1933 में लागू करते हैं। ठीक है, और यहीं पे आप याद रखिएगा कि इसी कालखंड में स्टार्ट होता है RBI की स्थापना। RBI की स्थापना, RBI की स्थापना होती है 1935 में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि RBI एक्ट कब आया था, आप मार दीजिएगा
आरबीआई एक्ट आया था 1934, एक साल पहले, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949, 1949। और आपसे पूछेगा आरबीआई किस समिति की सिफारिश पर बना था, आरबीआई बना था यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और आपसे पूछेगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ ये थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। लेकिन आपसे पूछेगा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, मतलब कि ऑसबॉर्न स्मिथ तो विदेशी थे ना, आपसे पूछेगा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख, सी डी देशमुख, ठीक है। आरबीआई जो नोट जारी करता है उसमें 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसका साइन रहता है, और बाकी सभी नोट पर किसका साइन रहता है, बाकी सब नोट पर किसका साइन रहता है, याद रखिएगा 1 रुपया का नोट पर वित्त सचिव का साइन रहता है, वित्त सचिव। बाकी सब नोट पर आपका आरबीआई गवर्नर का साइन रहता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है, ठीक है। और याद रखिएगा जो हमारा अभी नोट है, जो अभी हम लोग का नोट चलता है, उसमें कितना भाषा लिखा हुआ रहता है, 17 भाषा, कितना भाषा रहता है, 17 भाषा रहता है, नोट पर 17 भाषा रहता है, लैंग्वेज रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना हो गई 1935, यंग हिल्टन समिति, ठीक है, यंग हिल्टन समिति, समिति की सिफारिश पर। और आपको पता ही है ऑसबॉर्न स्मिथ और सी डी देशमुख थे इसके पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड आपका लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1936 से 44, और ये सबसे लंबा वायसराय थे, इससे ज्यादा दिन तक कोई नहीं रहा, सबसे लंबा वायसराय, ठीक है, सबसे ज्यादा दिन तक यही रहे। और अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं के समय में होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है इन्हीं के समय में। कब शुरुआत होती है, 1 दिसंबर 1939 से लेकर 1945 तक। याद रखिएगा स्टार्टिंग का डेट याद रखना है, लास्ट का डेट याद नहीं रखना है, ठीक है। और बात करते हैं, इन्हीं के समय में आया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव को ही दूसरा बोलते हैं लिनलिथगो प्रस्ताव, लिनलिथगो प्रस्ताव, लिनलिथगो प्रस्ताव। और ये लिनलिथगो प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942। और इस अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए जस्ट इसके एक दिन के बाद 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। और याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, और करो या मरो का नारा किसने दिया था, कमेंट कीजिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, बंगाल में एक अकाल आता है, भीषण अकाल, जिसका अभी तक चर्चा किया जाता है, लोग का हड्डी दिखता था, है ना। बंगाल में भीषण अकाल, अकाल आता है उसी समय, और वो अकाल आता है 1943 में, 1943 में, यही लिनलिथगो के समय में आया था। फिर भी लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और इस सारा धन को, नोट को, भारत का संपत्ति को चुरा चुरा के मतलब लंदन ले जा रहा है। सोचिए कैसा इंसान है, इसके लिए मानवता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसी के समय में सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है, याद है, इसका हम हिस्ट्री बताते हैं, 1939, ठीक है, सॉरी 1938, 1938 और 1939। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, है ना, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। फिर 1939 में खड़ा होते हैं और त्रिपुरी, त्रिपुरी में ये अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि हरिपुरा में अध्यक्ष बन गए, फिर अगले साल फिर जीत गए त्रिपुरी में, कोई इनको हराने वाला नहीं था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ग्रेट लीडर थे। यानी कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, और 1939 में वो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष,
तो महात्मा गांधी को बुरा लग गया। सुभाष चंद्र बोस बोले भाई हमको अध्यक्ष बनने का कोई शौक नहीं है। इन्होंने त्रिपुरी से रिजाइन मार दिया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो त्रिपुरी में ये बने थे अध्यक्ष, वहां से रिजाइन मार दिया और रिजाइन मार के पट से आए यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी होगा 1939 में। और 1939 में कब होगा? 1 मई, 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। ठीक है, और 1 मई को मनाया जाता है क्या? मजदूर दिवस। आगे आते हैं। 1940 में होता है आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन फेमस क्यों है लाहौर अधिवेशन? क्योंकि इसी अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। मोहम्मद जिन्ना के द्वारा पाक की मांग की गई। पाक की मांग की गई। ठीक है, देखिए मांग किया जाना और दिया जाना दोनों में अंतर है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चलिए आगे और आते हैं। अ, इसके बाद जो आपका है अ, और फेमस है वर्धा। वर्धा योजना आता है इसके समय। वर्धा योजना आपसे पूछ लेगा वर्धा योजना कब आया था? डायरेक्टली आपको याद रखना है 1937। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरे डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊंगा, आप इसको सर्च मार लीजिएगा वर्धा कमीशन है क्या, वर्धा योजना है क्या। उसके बाद देखिए इसी के समय में 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत में फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं करता है। ठीक है, बाद में आता है कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन के समय में ये नहीं रहते हैं क्योंकि ये 44 तक ही है। कैबिनेट मिशन वेवेल के समय में आता है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। और एक चीज देख लेते हैं, यहीं पर बनते हैं जब लिनलिथगो थे, लिनलिथगो के कार्यकाल में ही विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बनते हैं। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ब्रिटेन के पीएम बने। ठीक है, पीएम बनते ही इन्होंने गांधी जी को क्या बोल दिया? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर यानी कि आधा नंगा फकीर, क्योंकि गांधी जी धोती पहनते थे। उनको बोला कि इसके पास शर्ट वर्ट नहीं है क्या, ये नंगा है क्या? अर्धनग्न फकीर किसको कहा, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला लॉर्ड वेवेल के बारे में। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। ठीक है, फेमस इसलिए है क्योंकि इन्हीं के समय में आया था। सी आर फार्मूला दिया गया था, सी आर फार्मूला। और सी आर फार्मूला पूछेगा कौन दिया था, याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसके द्वारा दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा। राजगोपालाचारी द्वारा, यानी कि सी से हो गया चक्रवर्ती, आर से राजगोपालाचारी। और अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन आता है। अब आता है कैबिनेट मिशन। डेट याद रखिएगा 22 मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में आपको 3 मेंबर थे। तीनों मेंबर का नाम जुबान पर रटल रहना चाहिए, एकदम रटा हुआ। तो सबसे पहला मेंबर जो थे वो थे पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस। सेकंड मेंबर थे अलेक्जेंडर क्रिप्स, नहीं सॉरी स्टीफर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। और तीसरे मेंबर जो थे ए वी अलेक्जेंडर। ए वी अलेक्जेंडर, यानी कि पहले हो गए पैंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर। और ये पैंथिक लॉरेंस जो थे ये शायद अध्यक्ष थे। देख लीजिएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे कि नहीं। आगे बात करते हैं अगला। अब देखिए ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसके तहत हमारा संविधान बनने का मांग किया गया। कहा गया कि इसके अंदर एक इंटरिम कमेटी बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट की कमेटी बनेगी और संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यानी कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए ये कैबिनेट मिशन रिस्पॉन्सिबल है। और संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। 389 सदस्य थे टोटल। ठीक है, आपसे पूछा कितनी महिलाएं थी, तो 15। 15 महिलाएं थी, 15 फीमेल थी। 15 फीमेल थी। और इसमें देखिएगा ये
जो 389 मेंबर हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है, 292 प्लस 93 प्लस 4। देखिए 293 तो नॉर्मल हो गया, प्रांतों से, प्रांतों से थे ये हमारे। ठीक है, 93 जो थी वो देशी रियायत, देशी रियासत, देसी रियासत से थी, रियासत से। और 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे, ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें 15 फीमेल थे, वो तो पते हैं, 15 फीमेल थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें क्या है, लॉर्ड वेवेल के समय में और क्या फेमस था। 16 अगस्त 1946, यानी कि आज़ादी के एक साल पहले, 15 अगस्त नहीं, 16 अगस्त, मुस्लिम जो है, मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। इसमें बहुत लोगों का, लगभग 5-6 हजार लोग का मौत हो जाता है, बहुत लोग का मौत कर दिया जाता है। पता चल गया था इन लोगों को कि अब भारत अलग हो जाएगा। तो भाई भारत अलग हो जाएगा तो इसमें दुश्मनी लेने का क्या जरूरत है भाई। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे, डे मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब कि अब हम लोग एक्शन लेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कौन बनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। हजारों लोग, मतलब 5,000 6,000 आदमी को मार दिया गया था, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आपको क्या याद करना है। 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर 1946। तीनों डेट को एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, यानी कि इसमें अगर दो जोड़ देंगे तो 11, इसमें दो जोड़ देंगे तो 13। 9 2 11, 11 2 13। तो ये होता क्या है, संविधान सभा का, यानी कि ये है संविधान सभा का फर्स्ट बैठक, पहला बैठक। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था इस दिन। ठीक है, और ये है संविधान सभा का सेकेंड बैठक, और ये है संविधान सभा का थर्ड बैठक। देखिए, जो पहला बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिंह को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिंह, उसने सोचा कि अध्यक्ष किसको बनाए, अध्यक्ष किसको बनाए, तो बोला जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग है उसको अध्यक्ष बना दो। तो सबसे बुजुर्ग, सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये अध्यक्ष बने कैसा, अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि ये चेंज हो जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये चेंज हुए 2 दिन बाद, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को था दूसरा बैठक, और सच्चिदानंद सिंह को हटा के राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए उसमें बिहार का कितना बोलबाला था कि सच्चिदानंद सिंह भी बिहारी और राजेंद्र प्रसाद भी बिहारी। अस्थायी अध्यक्ष बनाइए चाहे स्थायी अध्यक्ष बनाइए, बिहार ही का रहेगा। तीसरा बैठक जो है वो होता है 13 दिसंबर को, और इसमें क्या फेमस है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक प्रस्ताव लाते हैं। इस प्रस्ताव को बोलते हैं उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव। ये उद्देशिका प्रस्ताव का खासियत क्या है, यही आगे चलकर हमारा प्रस्तावना बनता है। जो भी प्रस्तावना है ना, जो हम प्रस्तावना बोलते हैं, हम भारत के लोग एक संप्रभु, शक्तिशाली, साम्राज्यवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसे करके बोलता है। तो वो है आपका प्रस्तावना। तो वो प्रस्तावना पहले उद्देशिका प्रस्ताव था। ठीक है, और ये उद्देशिका प्रस्ताव कौन दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ये उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, याद रखिएगा, इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। ठीक है, स्वीकार किया गया। और हम लोग देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज पूछता है, एक वेवेल योजना, एक शिमला कॉन्फ्रेंस। पहला है वेवेल योजना और दूसरा है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला, दोनों थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस, दोनों में क्या अंतर है, दोनों है 1945 में। एक है आपका 14 जून 1945, और दूसरा है 25 जून 1945।
ठीक है, 14 जून और 25 जून। ठीक है, इसका आपको क्रम पूछ देता है। वेवेल योजना पहले आया था कि शिमला कॉन्फ्रेंस, देखिए ज्यादा अंतर, 14 जून 25 जून। ठीक है, अगर कोई 1945 याद रख ले हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसका डेट भी याद रखिए। आगे आते हैं, अगला है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948। इनमें खास बात क्या है कि 3 जून 1947 को आता है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना याद है। माउंट बेटन योजना है तो को ही हम लोग बोलते हैं डिकी बर्ड योजना, इसी को बोलते हैं डिकी बर्ड योजना। इसको लिख लीजिएगा, डिकी बर्ड योजना इसी को बोलते हैं। तो 3 जून 1947। उसके बाद आता है 4 जुलाई 1947, क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र। जो एटली घोषणा पत्र बोलते हैं इसको, एटली, एटली जो कि पीएम थे, इटली घोषणा पत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये घोषणा पत्र ही है स्वतंत्रता विधेयक, स्वतंत्रता विधेयक। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछता है, इटली घोषणा पत्र में भारत को कब आजाद करने की बात की गई थी? ये आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, भारत को कब आजाद करने की बात की गई थी। लेकिन इसमें इसमें जो डेट रखा गया था भारत को आजाद करने का, उससे पहले ही भारत आजाद होता है। चलिए इतना हिंट हम आपको दे दिए। तो अब आता है 18 जुलाई, इसके जस्ट कुछ दिन बाद, 18 जुलाई 1947, विधेयक की स्वीकृति, विधेयक की स्वीकृति, स्वीकृति मिल जाती है और स्वतंत्रता अधिनियम बनता है। ठीक है, और जैसे भारत आजाद हो जाता है आपको 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय वायसराय का, है ना, वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। वायसराय का पद समाप्त होते ही गवर्नर का पद स्टार्ट हो जाता है, गवर्नर का पद शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ये जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन है, ये बनते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, गवर्नर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, 1948 से 1950, इनके बारे में क्या देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर, या इसको सबसे पहले देखिए, ये समझिए आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो विदेशी है और सी राजगोपालाचारी भारतीय है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर यही थे। और हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है, लागू, संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, और फिर गवर्नर का पद समाप्त, गवर्नर का पद समाप्त। क्यों समाप्त हो जाता है कि जो गवर्नर का पद था वही अब हो जाता है राष्ट्रपति का पद, यानी कि उसमें बनते हैं प्रथम राष्ट्रपति। कौन बन जाते हैं? प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बनते हैं प्रथम राष्ट्रपति। और याद रखिएगा, इसीलिए जो सी राजगोपालाचारी है वो अंतिम गवर्नर भी है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर। क्योंकि गवर्नर तो खत्म हो गया, इसके बाद राष्ट्रपति स्टार्ट हो गया, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गया, यानी कि गवर्नर जो लास्ट थे वो सी राजगोपालाचारी ही थे। आगे बात करते हैं, संविधान सभा का 12वां बैठक कब होता है? 12वां बैठक, लास्ट बैठक, ये लास्ट बैठक था। 12वां बैठक जो था लास्ट बैठक था। और इस 12वां बैठक का डेट है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये डेट ऐतिहासिक है। क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि इसी दिन आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इसको अपनाया गया था। राष्ट्रगीत में किसको अपनाया गया था बताइए? राष्ट्रगान हो गया जनगण मन, जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था। कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी
इसके आनंद मठ से लिया गया है। और याद रखिएगा, ये आनंद मठ जो है, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और ये भी पूछता है क्वेश्चन, जन गण मन का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। और याद रखिएगा, जनगण मन है, हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन है, उसको कितना देर में गाया जाता है? जनगण मन को गाया जाता है कितना देर में? 52 सेकेंड में। और शॉर्टकट में 20 सेकेंड में। यानी कि या तो आप इसको 52 सेकेंड में गाइए, या तो आप 20 सेकेंड में गाइए। अगर आप थोड़ा आराम से गा रहे हैं तो 52 सेकेंड में, थोड़ा स्पीड में गा रहे हैं तो 20 सेकेंड में। और कोई दूसरा इसका नहीं है। ठीक, और हम लोग बात करते हैं। हाँ ठीक है, एक चीज और, तिरंगा झंडा और झंडा गीत कब अपनाया गया? देखिए, तिरंगा झंडा कब अपनाया गया और झंडा गीत कब अपनाया गया? तो यही पे कर देते हैं इसी में। और झंडा गीत, झंडा गीत ये दोनों अपनाया गया 22 जुलाई 1947। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस ईयर में मैं दरोगा का एग्जाम दिया था, उस साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारा झंडा गीत और तिरंगा झंडा के बारे में पूछा, तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था। तो देखिए, तिरंगा झंडा या झंडा गीत दोनों बोलिए, तो ये अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947। अब तिरंगा झंडा का अगर बात कर ले, तो तिरंगा झंडा का डिजाइन कौन बनाया था? तिरंगा झंडा का डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, वेंकैया। ठीक है। तिरंगा झंडा में 3 कलर होता है। ठीक है। बीच में 24 तीलियां होती है। कितना तीली पूछ देगा? 24 तीली। ठीक है। ऊपर में होता है केसरिया रंग। ठीक है। ऊपर में होगा केसरिया रंग, नीचे में होगा हरा रंग। नीचे में कैसा होगा? हरा रंग। केसरिया थोड़ा गलत बना दिए, हाँ अब लग रहा है केसरिया है ना। ऊपर में केसरिया रंग, नीचे में हरा रंग, यानी कि, और इसमें 24 तीली होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया इसका, देखो इससे, ये हो गया इसका चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है इसमें? याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2। 3:2। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। और बात करें, अब आते हैं झंडा गीत। झंडा गीत का अगर हम लोग बात करें, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, है ना, विजयी विश्व सुना होंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है, ये है आपका झंडा गीत। और झंडा गीत को लिखने वाले कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है। ये है आपका झंडा गीत को लिखने वाले। तो सब चीज याद रखिएगा, जितना चीज मैं बता रहा हूँ हर चीज को याद रखिएगा। और बात करते हैं, और कुछ बचा हुआ है? हाँ, नहीं हमको लगता है इतना ही है, चलिए रहने दीजिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। जितने भी वायसराय थे वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।